हेलो गाइस, तो आज डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड कोagulation। तो स्टार्ट कर रहे हैं फाइब्रिनोलाइसिस से। फाइब्रिनोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है कि जो ब्लड का क्लॉट फिब्रिन बन रहा है उसका लाइसिस ये होता है हमारे ब्लड वेसल के इनसाइड। और इसका काम क्या है, ये हमें हेल्प करेगा कि जो भी क्लॉट बना है उसको रिमूव करने में, ठीक है। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। इसका दूसरा नाम प्लाज्मिन भी है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिन है सबसे पहले हमारे ब्लड में इनएक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजन। और ये जो प्लाज्मिनोजन है वो हमारा लीवर सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है हमारा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हमारा जो प्लाज्मिनोजन जो इनएक्टिव है उसको कन्वर्ट करेगा एक्टिव प्लाज्मिन में, ठीक है। और ये प्लाज्मिन जिसे फाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं, ये क्या करेगा, जो फाइब्रिन या क्लॉट है उसका लाइसिस करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे हमारा प्लाज्मिनोजन या जिसे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं ये है हमारा इनएक्टिव। इसका कन्वर्जन होता है एक्टिव फॉर्म जिसका नाम है प्लाज्मिन या दूसरा नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है। और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, एक तो हमारा थ्रोम्बिन कर सकता है इसको, ठीक है। या दूसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसे कहते हैं TPA, ठीक है। हाँ, अभी ये जो प्लाज्मिन है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये कन्वर्ट कर रहा है जो हमारा ब्लड क्लॉट जो बना है फाइब्रिन से उसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिनोलाइसिस, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या कर रहा है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इसका रिलीज कौन करेगा, नंबर 1 हमारे लाइसोसोमल एंजाइम्स, दूसरा है ब्लड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड तीसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और उसका इनहिबिशन कौन करेगा, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर। और हमारे फैक्टर नंबर 5 एंड फैक्टर नंबर 8। तो अगर हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट बना है, ठीक है, तो उसको लाइसिस करने के लिए हमें चाहिए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारा इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग होता है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर, तो सबसे पहले क्या होगा, इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग में थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो थ्रोम्बिन है वो हमारे थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या है, ये थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होने वाला प्रोटीन है जो हमारी सभी ब्लड वेसल सिक्रीट कर रही है सिवाय के हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल। हमारे बॉडी के सभी ब्लड वेसल के जो एंडोथीलियम है इसमें से थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी सिक्रीट हो रहा है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन होगा, ठीक है। ये बाइंड होगा थ्रोम्बिन के साथ, यहाँ पे थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोमोड्यूलिन ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हमें क्या कर रहा है, हमारे प्रोटीन C को एक्टिवेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद के स्टेप्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ बाइंड होगा और ये दोनों मिल करके प्रोटीन C को एक्टिवेट करेंगे। अभी ये जो प्रोटीन C है इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन C के साथ एक और प्रोटीन जॉइंट होगा एक्टिवेटेड प्रोटीन S। और ये एक्टिवेटेड प्रोटीन S ये प्रोटीन C को एक्टिवेट करेगा। और ये प्रोटीन C करता क्या है, सबसे पहला इसका काम है ये इनएक्टिवेट करेगा हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 5 एंड 8 को, ठीक है। तो ये जो 5 एंड 8 कहाँ काम कर रहे थे, हमने बताया 5 एंड 8 जो है वो हमारे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट कर रहे थे। अभी इनहिबिशन का इनहिबिशन हो गया, मतलब ये इनएक्टिवेट हो गए, मतलब अभी हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड दूसरे लाइसोसोमल एंजाइम, और ये सब मिलके क्या करेंगे, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेंगे, तो इसमें से प्लाज्मिन बनेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया ना, फैक्टर 5 एंड 8 ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को इनहिबिट कर रहे हैं, कौन, 5 एंड 8, ठीक है। और इन्हें कौन इनहिबिट करेगा, इन्हें इनहिबिट करेंगे हमारे प्रोटीन C एंड प्रोटीन S, ठीक है। तो ये इनहिबिट हो गए तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये जो प्लाज्मिन है ये क्या कर रहा है, ठीक है, प्लाज्मिनोजन में से हमने बना दिया प्लाज्मिन, ठीक है। और ये प्लाज्मिन क्या करेगा, जो फिब्रिन क्लॉट है उसका लाइसिस करेगा, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, अभी ये क्लॉट लाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होगा, ये जो क्लॉट है ना वो जा करके हमारी कोरोनरी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना, तो ब्लड नहीं मिल रहा है हमारे मायोकार्डियम को। तो यहाँ पे जब ये क्लॉट लाइसिस की प्रोसेस होती है ना प्लाज्मिन से, तो ये क्या करेगा, ये क्लॉट को लाइसिस करेगा, तो ये जो ब्लड वेसल है ना वो फिर से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और फाइब्रिनोलाइटिक जो एंजाइम्स है जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज ये यूज़ होते हैं अगर किसी को बहुत ही अर्ली MI है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज भी हमारा टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह ही काम करेगा और ये क्लॉट का लाइसिस करेगा, ठीक है।
तो ये हमने फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म की। अभी नेक्स्ट एक और टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में क्लॉट क्यों नहीं होता, क्यों वो स्मूथली सर्कुलेट होता है और क्लॉट नहीं होता। तो हमारे बॉडी में कौन सी एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स हैं। तो इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग जो प्रिवेंट होता है उसके दो कारण हैं, एक है हमारे फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे है केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में एक तो हमारा जो ब्लड है ना वो कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में है, तो सर्कुलेशन में होगा तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं है तो क्लॉट नहीं होगा। दूसरा जो हमारा एंडोथीलियम है ना वो स्मूथ है नॉर्मली, तो स्मूथ एंडोथीलियम के साथ प्लेटेड अटैच नहीं होंगे, इसीलिए जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना तो ये रफ हो जाता है और तब जाके क्लॉट बनता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना नहीं है, नहीं तो ये एंडोथीलियम रफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर्स में दो आ गए, एक तो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में, दूसरा है एंडोथीलियम स्मूथ है। अभी केमिकल फैक्टर्स में एक तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एक हिपैरिन होता है जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, जो हमारा लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हिपैरिन हमारे ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता। ठीक है, दूसरा है कि ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है ये भी प्रोड्यूस होता रहता है। तो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन के साथ बाइंड हो करके प्रोटीन सी, प्रोटीन एस को एक्टिवेट करेगा और फिर वो फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को इनएक्टिवेट करेगा, और ये 5 और 8 इनएक्टिवेट हो गए तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर नंबर 3 तीसरा रीज़न है कि जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना सब वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये इनएक्टिव होते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। तो ये रीज़न हो गए कि हमारा ब्लड क्यों क्लॉट नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक हम कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट्स। तो एंटीकोगुलेंट्स क्या है? एंटीकोगुलेंट्स हमारे वो सब्सटेंसेस है जो हमारे ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करते या पोस्टपोन करते। ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट 3 टाइप के होते हैं। एक है इन वीवो, मतलब कि इनसाइड द बॉडी अगर हम ये एंटीकोगुलेंट डालें तो ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेंगे। दूसरा है इन विट्रो, मतलब ये एंटीकोगुलेंट बॉडी के बाहर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेंगे। और तीसरा है ये एंटीकोगुलेंट दोनों जगह काम करते हैं, बॉडी के अंदर भी बॉडी के बाहर भी। ठीक है, तो इन वीवो इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड, एंड दोनों इन वीवो एंड इन विट्रो। तो स्टार्ट करें हिपैरिन से। हिपैरिन हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब हमारे बॉडी में ये बनता है। हमारे बॉडी में जो बेसोफिल्स है और मास्ट सेल्स है जो बहुत ज़्यादा लीवर और लंग्स में होते हैं, ये हमारे हिपैरिन बनाते हैं। और हिपैरिन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलीसेकेराइड है लेकिन कंजुगेटेड पॉलीसेकेराइड। और इसका जो सिंथेटिक फॉर्म है, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हिपैरिन के साथ सोडियम, कैल्शियम एंड अमोनियम या लिथियम सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, वो भी काम कैसे करेगा? हिपैरिन के 4 एक्शन हैं। सबसे पहला कि ये क्या करेगा, एक तो थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इनिबिट करेगा। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो इसे इनिबिट करेगा, इनएक्टिवेट करेगा। दूसरा, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगा, मतलब एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या कर रहा है? थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेशन करने का काम, तो उसे एक्टिवेट करेगा हिपैरिन। फिर नंबर 3, अगर कोई थ्रोम्बिन है हमारे सर्कुलेशन में तो उसे भी रिमूव कर देगा, तो थ्रोम्बिन निकल गया तो फिर ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाएगा। और नंबर 4 कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसे भी इनएक्टिवेट करेगा। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स? 9, 10, 11 एंड 12, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स है, इन्हें इनएक्टिवेट करेगा हिपैरिन। तो हिपैरिन के फंक्शन यहाँ पे ये थ्रोम्बिन को इनिबिट कर रहा है और एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा जो थ्रोम्बिन को रिमूव कर देगा, और साथ साथ में 9, 10, 11, 12 क्लॉटिंग फैक्टर को भी इनएक्टिवेट करेगा। हिपैरिन जो है वो दोनों जगह काम आता है, इन वीवो एंड इन विट्रो, मतलब इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। इन वीवो में हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं कोई सर्जरी से पहले। हिपैरिन का डोज उसका है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, और इसका काम क्या है? ये 3 से 4 घंटे तक ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और ये वाइडली यूज़ होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। कब यूज़ होता है? अगर कोई सर्जरी है, सर्जरी के ड्यूरिंग अगर हमें ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करना है तो सर्जरी से पहले हिपैरिन देते हैं। या फिर कार्डियक सर्जरी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, लंबी सर्जरी चलती है तो इसके लिए भी हिपैरिन चाहिए। फिर डायलिसिस में ब्लड को डायलिसिस मशीन से पास होना है तो तब भी ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो इससे पहले भी हिपैरिन देते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले भी हिपैरिन देते हैं। ठीक है, और इन विट्रो एंटीकोगुलेंट, तो हमें अगर ब्लड को लैब में रखना है बाहर निकाल के, तो यहाँ पे भी इसमें हम हिपैरिन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड हिपैरिन डाल सकते हैं, और ये हम स्टोर कर सकते हैं 8 to 12 आवर्स तक। बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि हिपैरिन एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इन विट्रो में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करते। सर्जरी से पहले अगर इंजेक्शन देना है तो वो वहाँ पे इन वीवो में कॉमनली हिपैरिन यूज़ होता है। दूसरा एंटीकोगुलेंट है काउमेरिन डेरिवेटिव्स, जिसमें आएगा डाई काउमेरोल एंड वारफेरिन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कैसे करता है? ये हमारे विटामिन के को इनहिबिट करेगा, और विटामिन के जो है ना वो ज़रूरी है
फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये 4 फैक्टर्स को बनाने के लिए लीवर में। तो जब विटामिन के नहीं है तो 2, 7, 9 एंड 10 फैक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये ओरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब अगर सर्जरी है तो अगले दिन ये मेडिसिन ओरली दे सकते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट होगा, ठीक है। तीसरा है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है और ये अवेलेबल होता है सोडियम EDTA एंड ट्राई पोटेशियम EDTA के फॉर्म में। ये क्या करेगा, ये चिलेटिंग एजेंट है, तो ये चिलेट मतलब रिमूव कर देगा कैल्शियम को। तो ये इन वीवो और इन विट्रो दोनों में यूज़ होता है। इन वीवो में ये एंटीकोगुलेंट की तरह भी यूज़ होता है और लेड पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है। और इन विट्रो में 0.5 to 2 मिलीग्राम EDTA हम पर ml ब्लड में डाल के ब्लड को स्टोर कर सकते हैं 6 आवर्स तक। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑक्जेलेट कंपाउंड। तो ऑक्जेलेट कंपाउंड्स भी हमारे ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। कैसे, ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो कैल्शियम हमारा कम हो जाएगा। कैल्शियम हमने बताया ब्लड क्लॉटिंग के सभी स्टेप्स में, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म के 2 स्टेप्स में नहीं आता, अदरवाइज सभी स्टेप्स में ब्लड कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये कैल्शियम रिमूव हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। और ये हमें अवेलेबल होता है अमोनियम एंड पोटेशियम ऑक्जेलेट के मिक्सचर के फॉर्म में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे सेल्यूलर एक्टिविटी को ऑल्टर नहीं करता, ठीक है। मैकेनिज्म हमने कर दिया, ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो करके कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है और कैल्शियम को रिमूव करेगा ब्लड में से। और ये यूज़ होता है इन विट्रो, मतलब ब्लड को जब स्टोर करना है तब ये यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइट्रेट कंपाउंड। ये अवेलेबल होते हैं अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम साइट्रेट फॉर्म में। इसका भी सेम एक्शन है, ये कैल्शियम के साथ मिक्स होकर के इनसॉल्युबल कैल्शियम साइट्रेट बनाएंगे और ये कैल्शियम को रिमूव करेंगे ब्लड में से और ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। ये 2 फॉर्म में मिल रहे हैं, एक है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज ACD और दूसरा है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। और ये ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए इन विट्रो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ सब्सटेंसेस है जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं, जैसे पेप्टोन है, C टाइप लैक्टीन है। ये जो है प्रोटीन होता है स्नेक वेनम में, है ना, स्नेक की जो वेनम होती है उसके अंदर। और हीरियोडीन जो है वो लीच में अवेलेबल होता है। कुछ फिजिकल मेथड्स भी है जो ब्लड कोआगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। इसमें आएगा एक, हम ब्लड को अगर कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करें, जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ब्लड कोआगुलेशन पोस्टपोन होगा। तो ब्लड बैग्स को कोल्ड में स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर अगर कंटेनर है उसकी सरफेस स्मूथ है तो भी ये फैक्टर 12 को और प्लेटलेट को एक्टिवेशन करने से इनहिबिट करेगा, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नहीं बनेगा। और अगर हमारा कंटेनर सिलिकॉन कोटेड है तो भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे एंटीकोएगुलेंट्स।